Hello guys, my name is Saddam Leonardo Cap and welcome to my YouTube channel। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो कि बेस्ड होगी ग्रिफिथ्स बुक पे। तो हम जो भी बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की सीरीज पे मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे मैग्नेटिज्म पे वो पूरी की पूरी आपको कहाँ से मोटिवेटेड है ग्रिफिथ्स से, जो कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। तो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और सबसे ज़रूरी बात हम इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी क्यों करते हैं। और अगर आपने ग्रिफिथ्स बुक को देखा होगा, जो कि मैं प्रीटी श्योर हूँ कि आप पढ़ते ज़रूर होंगे ग्रिफिथ्स, तो उसकी जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है। और बहुत लोग जो फिजिक्स की स्टडी करते हैं इन कॉलेज लेवल और बेसिक लेवल, तो वो बहुत ही कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स की तरफ मोटिवेटेड हैं उनको तो मज़ा आता है। लेकिन 99% जो स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं वो इनका जो स्ट्रक्चर है उनको देख के उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। वो ये कहते हैं कि यार ये सब करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उनकी बुक स्टार्ट ही होती है किससे, वेक्टर से स्टार्ट होती है। फिर उनकी बुक शुरू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। तो मैं अपने लेक्चर के लिए मेरी एक अलग सीरीज़ भी है जिसमें मैं बना रहा हूँ वीडियोस क्लेपनर एंड कोलेंको पे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की है। उसमें मैं अभी वेक्टर पे लेक्चर बना रहा हूँ। तो आप वेक्टर की स्टडी अगर आपको पूरी चाहिए तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं वो स्टडी यहाँ पे नहीं करूँगा और हम डायरेक्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो सवाल ये मुद्दे की आती है कि भाई हमारी जो ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, हमें तो बस करंट की ज़रूरत पड़ती है आम जिंदगी में, तो इतनी ज़्यादा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की हमें क्यों ज़रूरत है? ऐसा क्या होगा अगर हम स्टडी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ होगा क्या? बिगड़ जाएगा क्या? हमारे आम जिंदगी में हमको बस डील करना करंट से, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक से, और बस मेरा काम बन गया। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्यों ज़रूरी है ज़्यादा। अगर आप इंजीनियरिंग के बंदे हैं तो आप को चाहोगे कि भाई ट्रांसफार्मर बना दूं मैं, किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग करेंगे वो देख लो, या फिर कुछ अगर आप इलेक्ट्रिकल सामान बनाओगे वो ज़रूरी है। तो बेसिकली आप सर्किट्स बनाने के लिए सीखते हो, डिफरेंट चीज़ बनाने के लिए सीखते हो, जो कि आप 12 में बहुत सीखोगे। पर आप जानते हो ग्रिफिथ्स में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, ये पूरी की पूरी प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड है। तो हमारा पहला सवाल है कि हमें इतना थ्योरेटिकल जानने की ज़रूरत क्यों है और इसका एडवांटेज क्या है। तो बेसिकली फिजिसिस्ट का जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, या जो यूँ कह लो कि आप अगर साइंटिस्ट हैं, अगर साइंटिस्ट बनना है और आपको जानना है कि यूनिवर्स कैसे बना है, नेचर कैसे काम करता है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि बिग बैंग नाम तो सुना ही होगा। वो शो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था T=0 पे हमें लगा कि कोई बिग बैंग हुआ था और जहाँ से यूनिवर्स की ओरिजिनेशन हुई। और देखते देखते -36 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक बहुत सारे पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो बन गए, जिनका नाम है क्वार्क्स, प्रोटॉन तो हम नहीं कहेंगे, हैड्रॉन्स, लेप्टॉन्स। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये क्या कर रहे हो, चलो अच्छे नाम दे देंगे, फोटॉन्स जिसे आप देखते हो लाइट, या यूं कह लो आप इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो वो भला लेप्टॉन में आ गया, तो मैं चलो ऐसे ही। और उसके बाद मैं कहता हूँ न्यूट्रिनो। तो देयर आर सो मेनी चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इन 10 सेकेंड्स के अंदर बन गए। ठीक है, तो जब ये सब चार्ज पार्टिकल्स बन गए तो हमारे पास क्या हुआ कि शुरू में ही यूनिवर्स के शुरू में ही प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज की ये शुरुआत हो गई थी। अब जब यूनिवर्स बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो इन सब की तादाद बढ़ने लगी, फिर न्यूक्लियस बने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये क्वार्क का जो एक क्या था, प्लाज्मा फॉर्म हो गया। प्लाज्मा उसे कहते हैं जब आपके पास जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई एटम नहीं होता, सारे के सारे, सॉरी, एटम का स्ट्रक्चर बस सिर्फ न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो फॉर्म नहीं होता, उसे हम कहेंगे क्वार्क का प्लाज्मा कहेंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा जब आपका बना है तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, और ये सी है, आपके यूनिवर्स में पूरी तरह से फैला हुआ है। तो हमें जानना है कि इनका इंट्रैक्शन कैसे था, ये किस तरह से इवॉल्व हुए टाइम के साथ। उसके बाद आज जो हम गैलेक्सीज देख रहे हैं, आज जो यूनिवर्स की हम हालात देख रहे हैं, इसमें इसकी क्या भूमिका रही है। अगर जैसे कि हम स्टार्स देखते हैं, स्टार्स में क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, ये चीज़ें कैसे होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो चार्ज का जो थ्योरी दिया कूलम्ब ने दिया, और वो मोटिवेटेड थे
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और वो जो मोटिवेटेड थे वो किससे मोटिवेटेड थे, ग्रीक मिथोलॉजी से। ग्रीक, इसे मिथोलॉजी तो नहीं कहेंगे, लोगों ने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर रखा था और उन्होंने देखा था कि कुछ अगर हमारे पास क्षर हैं, उनको एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल से रगड़ो और दूसरे को ले जाओ तो वो क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे। उस वक्त तक लोगों को ये पता था कि अगर हमारे पास सिर्फ दो मासेस हैं वो चिपकते तो नहीं है, पर अगर किसी एक पर्टिकुलर अगर मटेरियल के साथ रगड़ा जाए ग्लास रॉड को तो वो दोनों आपस में चिपकेंगे या तो फिर वो दोनों रिपेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? और उन्होंने कहा चार्ज। तब न्यूटन भाई साहब आए, भाई साहब तो नहीं, सर न्यूटन आए और उन्होंने हमें बताया कि अगर मास आपके पास दो बॉडी हैं जो मैसिव है तो उनके पास गुरुत्वाकर्षण, कहने का मतलब Fg लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो फिर बाद में कूलम्ब आए। कूलम्ब भाई साहब ने ये कहा कि भाई जो हमारा, अगर कोई हमारे पास मैसिव ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होगा, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो, कोई नेगेटिव चार्ज रख दो या कोई पॉजिटिव चार्ज रख दो, उन दोनों के बीच जो फोर्स होगा, इंटरेक्शन होगा, वो भी क्या होगा, 1/r² से होगा। पर क्योंकि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वो जो ये जी जो कांस्टेंट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो अगर हम फोर्स कंपैरिजन करेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ऑफ चार्ज का अगर ग्रेविटी करेंगे तो फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है वो 10⁻⁻40 टाइम्स लेस होगा, ठीक है, वो कूलम्ब फोर्स से। तो इन सब स्टडी जब हम धीरे धीरे लोग समझते गए कि चार्ज का क्या खेल है, तब उन्होंने समझा कि अच्छा चार्ज जब है तब एटम कैसे बना, ठीक है, जब एटम बना तो उसमें न्यूक्लियस क्या होगा। फिर लोगों ने समझा कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, और जब लोग ये समझ रहे थे कि सूरज एक कोयला का खान है तो फिर बाद में लोगों को पता चला कि नहीं, सूरज के कोर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम बना के आयरन वगैरह में तब्दील होते हैं, ये सब। फिर लोगों की समझ बढ़ती गई और फिर लोग सोचने लगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में क्या हुआ होगा, और तब उन्हें समझ में आया कि अगर यूनिवर्स कुछ ही टाइम यंग था, बहुत ही जवान था, लाइक 10 सेकेंड्स या कुछ मिनट्स का रहा होगा, तब उसमें क्या हुआ, क्वार्क का प्लाज्मा था क्वार्क का, उसके बाद बहुत हाई चार्ज पार्टिकल्स का क्या था, वो प्लाज्मा था। तो वो सोच रहे होंगे कि अगर उस वक्त इस तरह के प्लाज्मा होंगे तो उनके बीच इंटरेक्शन कैसा हुआ होगा, फिर वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व हुए होंगे, और जब वो टाइम के साथ इवॉल्व हुए तो फिर किस तरह से स्टार्स बना, गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। और फिर अब लोगों को ये तलाश रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से पैदा होंगी, या डिफरेंट क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो इससे क्या यूनिवर्स का स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो पूरी स्टडी है वो पूरी तरह से इंटरलिंक्ड है, और जब ये इंटरलिंक्ड है तो इसी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है मोर बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स, कि हमें अगर हम चार्ज पार्टिकल की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, हमें उसका पता होना चाहिए कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो कैसी होनी चाहिए। तो हम इसीलिए ग्रिफिथ्स ने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अगर आपकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है तो ठीक है, आप मोबाइल तो बना लोगे या फिर आप तो घर में लाइट पहुंचा दोगे, लेकिन आप यूनिवर्स की स्टडी कैसे करोगे। और इन्हीं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की वजह से सेमीकंडक्टर में किस तरह से हम वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे, या डिफरेंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है वो इन्हीं स्टडीज़ के साथ होती है। इसीलिए हमें ग्रिफिथ्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंजीनियर से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो हर जगह है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ने ही अल्बर्ट आइंस्टाइन को मदद किया था ये साबित करने में कि न्यूटन रॉन्ग है, और इन्हीं की मदद से उन्होंने पहली बार अपनी लॉरेंस इनवेरिएंट, एक होता है ना जो 4 डायमेंशनल, उन्होंने ये किया कि भाई एक डायमेंशन t है और 3 डायमेंशन क्या है, x, y और z है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें उन्होंने को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से ही अंदाज़ा मिला। तो देखिए कि चीज़ें और यूनिवर्स हमारे आसपास जो हम सोचते हैं कि बड़ी जुदा जुदा हैं, फिर भी वो अपने आसपास बहुत तरीके से लिंक्ड हैं। और अगर आप सिर्फ कॉलेज जाते हो और लोग सिर्फ ये स्टार्ट करते हैं कि चलो भाई आज तो हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों फालतू की ये सब, हमको वेक्टर की जानने की ज़रूरत है, तो सोर्स की जानने की ज़रूरत है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जानने की ज़रूरत है। तो आप ये कहोगे कि यार ये क्या चूतियापा चल रहा है, इन सब को छोड़ो ना, हमें कुछ बताओ ना कि ये क्यों चल रहा है। तो ये एक मोटिवेशन है हमें स्टडी करने की कि आप ग्रिफिथ्स बुक को लीजिए और उसकी स्टडी कीजिए।
तो ये तो हो गई बहुत ज़्यादा एक कन्फाइन इंट्रोडक्शन, हमें क्यों थियोरेटिकल बैकग्राउंड को जानना है। वैसे इस पे तो ढेर सारी बातें हो सकती है, आप अगर बोलोगे तो मैं घंटों घंटों या फिर 2 घंटे भी बात कर सकता हूँ, पर जैसा कि आप जानते हो ये यूट्यूब लेक्चर है तो मैं इतना लिबर्टी नहीं लूँगा कि 50 घंटे मैं इसी पे डिस्कस करता रहूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम इस इलेक्ट्रिसिटी पे हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लिटिल बिट बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। और आपको पता है, आप वैसे जानते भी हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, लेकिन आज मैं इसकी बड़ी अहमियत बताने वाला हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ी अहमियत चीज़ है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबसे पहले आपने पढ़ा था वेव में। अगर 2 वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं, सोर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं और वेव्स के एम्पलीट्यूड क्या होते हैं वो ऐड होके आपको एक इफेक्टिव एम्पलीट्यूड दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वेव्स की। लेकिन अगर हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, मान लीजिए कि यहाँ पैक ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे ही दूं, एक वायर दे दूं, ठीक है, और मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ चार्ज क्या होता है क्योंकि आप सब जानते हैं ये क्या होता है। अगर उसमें करंट बह रही है या फिर कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, अपने आसपास के चार्ज को इन्फ्लुएंस तो करेंगी। मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूं कि यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हैं, मान लीजिए सम ऑफ चार्जेस हैं, वो बेचारे इस चार्ज को किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगी। तो इस कैसे इन्फ्लुएंस करेंगी, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये हमें कहता है कि आप क्या करें, इन सारे के सारे चार्जेस को, इन सारे के सारे चार्ज के बीच के इन्फ्लुएंस को आप मत देखिए कि Q1 और Q2 क्या इन्फ्लुएंस करेगा, Q3 और Q4 क्या इन्फ्लुएंस करेगा। यू डोंट हैव टू कंसीडर द इन्फ्लुएंस बिटवीन दो चार्ज। अच्छा, ये है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको जानना नहीं कि ये दोनों आपस में क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। आप ये देखिए कि Q1 का इन्फ्लुएंस Q पे क्या देगा, Q2 का इन्फ्लुएंस Q पे क्या देगा, Q4 का इन्फ्लुएंस क्या देगा, Q3 का इन्फ्लुएंस क्या देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यही कहते हैं कि आप इस पे जानिए कि Q1 Q पे क्या लगाएगा, मतलब कि फोर्स 1 ड्यू टू चार्ज Q1 प्लस फोर्स 2 ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस एंड सो ऑन। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसे वेक्टोरियल ऐड कर दीजिए, ये आपको क्या कर देगा, इफेक्टिव चार्ज दे देगा। किस पे, Q पे दे देगा। कि अगर हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हैं तो आपको ये कंसिडर नहीं करना है कि Q1 Q2 पे क्या देगा, Q3 Q4 पे क्या देगा। आपको जस्ट ये करना है Q1 Q पे क्या देगा। तो डिफरेंट डिफरेंट R1 होंगे, R2 होंगे, R3 होंगे, आपको बस उसे वेक्टोरियली ऐड कर देना है। पता है, जब मैं 12 में था और सबसे पहली बार एक क्वेश्चन ये देखा था कि जैसे जानते हो ना, ये प्लस प्लस चार्ज हैं, ठीक है, या सेपरेटेड हैं, मे बी 2A से सेपरेटेड हैं, और आपको बोल दिया गया कि कोई इस पॉइंट पर फोर्स निकालें। मान लीजिए ये Q1 है आपके और ये क्या है, Q2 है, तो बताएं इस पे क्या होगा। अगर मान लीजिए ये Q3 है तो Q3 पर आप बताएं फोर्स क्या होगा। तो हमें ये लग रहा था कि कैसे निकालें, पहली बात। और मान लीजिए कि Q3 पे अगर कोई Q3 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरफ ढकेलेगा, बोलेगा कि भाई तू फोर्स इधर जा। फिर ये क्या करेगा, इसको इस तरफ ढकेलेगा कि तू फोर्स इस तरफ लग। बिकॉज ऑफ 1 ये आएगा, ये बिकॉज ऑफ 2 आएगा। और हम टेस्ट चार्ज को इस तरह कंसीडर करते हैं कि इसका जो फील्ड होता है वो अनअफेक्टेड करता है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सारी की सारी फोर्स इसके ही द्वारा लगेंगी। ठीक है, चलिए, तो हम ये सोच रहे थे क्या कि अरे यार Q2 और Q1 के बीच क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कूलम फोर्स, तो हम लोग ये करते थे क्या, Q1 Q2 बाई 2A होल स्क्वायर। अब फिर कंफ्यूजन बढ़ गई। चलो इन दोनों के बीच का तो फोर्स हमने निकाल दिया, मान लीजिए 1 2। अब मैं मानता हूं 1 3 में निकालूंगा, तो 1 3 को मैंने मान लिया R है, तो फिर यहां मैं लिखता था Q3 बाई R स्क्वायर। फिर 2 3 को प्रोपोर्शनल कर दिया, Q2 Q3 बाई R स्क्वायर, ये भी मान लीजिए R है। ठीक है, अब बड़ी परेशानी इसमें यह आ जाती है कि अरे यार अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो बोल लेते क्या वेक्टरली सॉल्व करना है। तो चलो ठीक है, अगर वेक्टरली सॉल्व करना है तो हमें तो पता है कि 1 3 और मान लीजिए कि 2 3 को हम वेक्टर ऐड कर देंगे, पर इन दोनों के बीच का तो इन्फ्लुएंस हमें पता नहीं था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि फिर ये दोनों तो क्या करेगा, क्या ये माइनस हो जाएगा F12। बड़ी कंफ्यूजन थी हमारे सामने। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल रहते हुए भी हम लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा Q1 और Q2 का क्या आएगा फिर। और कभी कभी टीचर भी क्वेश्चन पूछ देते थे कि ऐसा, फिर अच्छा ये क्यों नहीं करते हैं। बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, एक फैक्ट है। एक फैक्ट कहता है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है
कि जब लोगों ने ये देखा कि जब बंच ऑफ चार्जेस यहाँ है तो वो क्या करेंगे आपस में, इन दोनों को आप आपस में ये दोनों क्या करेंगे इसका मुझे देखना नहीं है, आप किस चार्ज पे निकाल रहे हैं आप उनको देखिए। और इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो कहाँ से आएगा, इन दोनों की सेपरेशन से आ जाएगा, ये सेपरेशन आपका कितना है। बिकॉज जब आप इनका जो आप फील्ड देखेंगे, अगर मैं इनका एक्सप्रेशन निकालूं तो ये एक्सप्रेशन पता है वो किस तरह से आएगा। तो इनका जो एक्सप्रेशन आपको मैं देता हूं, जस्ट ये मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अगर हटा देते हैं, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है एफ बटे टेस्ट चार्ज। लेट्स से Q3 मेरा क्या टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लेक्चर है मैंने कम रखूंगा, देखेंगे इंटरेस्ट आता है कि नहीं, फिर हम इसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इन दोनों चार्ज की वजह से, मान लीजिए कि Q2 और Q3 दोनों सेम है, ये जो दोनों Q1 और Q2 दोनों सेम है, मान लीजिए ये QQ है, ठीक है, ये दोनों सेम चार्ज है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q3 पर आएगा 2QZ ओवर Z स्क्वायर प्लस, और यहां आ जाएगा आपका, मान लीजिए सेपरेशन मेरा क्या है 2A है तो A स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, A स्क्वायर पर 3/2। आई थिंक यहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, और मैं यहां पे लिखता हूं A स्क्वायर पर 3/2, ठीक है। और Z हैट, तो Z हैट आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये मैं बोलूंगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और मैं मान लेता हूं इधर Z है तो ये हो जाएगा Z हैट, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए हम लोगों ने इसे इस तरह से लिखा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि Q जो है वो तो बस इसका चार्ज है जैसे कि हमने कहा, लेकिन हमने कहीं पर भी F12 नहीं किया है इसमें, बिकॉज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहती है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए कि यहाँ A स्क्वायर का टर्म तो आ रहा है, A स्क्वायर क्या है, ये जो है वो A स्क्वायर है। तो अगर इसका सेपरेशन आप घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पता चल जाएगा कि यहां पे क्या घटना घट रही है। मान लीजिए कि A बहुत बड़ा है, मान लेते हैं कि A बहुत बड़ा है Z से, तब क्या होगा, तब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं कि A को हम निकाल लेंगे इस तरफ तो आ जाएगा A³ 1 प्लस Z स्क्वायर बाई A स्क्वायर 3/2 Z हैट, और यहाँ मैंने मान लिया कि A बहुत बड़ा है Z से, यानी कि दो चार्ज को हमने बहुत दूर दूर रख दिया है, तब क्या आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो Z स्क्वायर है वो बहुत छोटा है, तो चलिए इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे इग्नोर तो हो ही जाएगा। ये जब ऊपर आ जाएगा तो यहाँ आएगा 3/2 Z स्क्वायर बाई A स्क्वायर, कैसे होगा मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी बहुत, क्योंकि A स्क्वायर छोटा है तो कोई बात नहीं। अब देखिए Q/A³ इंटू Z, वैसे ये तो है, ये ऑलरेडी आपके कूलम लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज अगर Z भी लेंथ का डायमेंशन है और A भी लेंथ का डायमेंशन है, तो एक डायमेंशन यहाँ पे लेंथ आ गया और यहाँ लेंथ क्यूब आ गया, तो एक एक कट जाएगा तो L स्क्वायर है, तो इसकी आप कोई चिंता नहीं करें। ये क्या करता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज देता है कि आपका डिस्टेंस कितना भी क्यों ना हो जाए QZ/A³, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा A³ से। मतलब कि इसका जो अगर इसका हम अगर वो देखेंगे तो ये बड़ा ही अद्भुत किस्म का आएगा कि अरे यार ये डिक्रीज हो रहा है, यानी कि A स्क्वायर कैसा था, A स्क्वायर काइंड ऑफ दिस वन लाइक हाइपरबोलिक था, और ये उससे ज्यादा स्टीप हो जाएगा। E का जो E जो डिक्रीज करेगा वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज करेगा A³ से, और A अगर मैं इन्फिनिटी कर दूं कि A बहुत दूर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कहना बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी है कि इन दोनों के बीच इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें गारंटी दे रहा है कि आपको जरूरत नहीं है F12 निकालने की, ठीक है। वो F13 और F23 जब आप निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे इन्फ्लुएंस में, तो वो ऑटोमेटिकली इनके सेपरेशन में ही वो ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें इन दोनों की जो ज्योमेट्री है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसलिए हमें गारंटी देता है, जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को करें तो आप हमेशा याद रखें कि हमें मेरा टेस्ट चार्ज क्या है और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी सारी चार्जेस हैं वो देखना है, ना कि हमें देखना है कि इन दोनों के बीच क्या है, और ना ही सोचना है कि इनके बीच इंटरेक्शन कैसा रहेगा। नेवर थिंक अबाउट इट। और ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत वियर्ड सिस्टम हो गया, मान लीजिए कि आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया कि कोई सॉलिड स्फीयर दे दिया, तो आप बोलेंगे यार इसमें तो बहुत सारा चार्ज है, इनके बीच इंटरेक्शन क्या होगा। नहीं, चिंता नहीं करने का, आप बस ये देखने का कि कहाँ हम निकाल रहे हैं और वहीं से आपको काम करना है।
बाकी इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑटोमेटिकली इसके सेपरेशन पे या इसकी कंटिन्यूटी पे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो नहीं लेगा। तो ये जो ए क्यूब आ रहा है वो सिंपल सा ये फैक्ट बता रहा है कि आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। वो तो पहली बात डिस्क्रीट है, और दूसरी बात ये है कि ये जो ए बाई ए स्क्वायर है ये आप ऑटोमेटिकली दे देगा कि हाँ भाई हमारा काम ऐसे होने वाला है। तो देखिए ये सब जब चीज़ हम पढ़ेंगे इसे कहते हैं थियोरेटिकल बैकग्राउंड। तो जितना ज़्यादा हम इसके अंदर घुसेंगे मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। अगर आप सिर्फ बोलोगे भाई मेरा ये एप्लीकेशन अपने घर पे फॉलो हो रहा है कि नहीं, तब इसमें कोई मज़ा नहीं, तब आप यूनिवर्स के बारे में कभी ज़िंदगी में नहीं सीख सकते हो। तो अगर सीखना है तो आपको मज़ा आना चाहिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की महत्वपूर्णता क्या है। तो इन जनरल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें से बस आप देख लो उसका उन लोगों के बीच इन्फ्लुएंस क्या है, उन्हें नहीं कंसीडर करना है, बाकी के इन्फ्लुएंस को आप कंसीडर करो जहाँ पे निकालना है, डेट्स ऑल। और इसी के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उनके रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, ना कि हम ये बताएंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है। वो डेरिवेशन बता दूंगा मैं कैसे करना है, बट मेनली हम डिस्कस करेंगे इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, इनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उन पे एक्सपेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट आज मैं बताया जो मेरे को लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज CSIR नेट या फिर इन जनरल जैसे मैं बताता हूँ, मैं बेसिकली मैं उन सब चीज़ों को कवर नहीं करता हूँ, मुझे मज़ा भी नहीं आता है। बेसिकली फिजिक्स के लहजे से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।